साहिल लुधियानवी लिखते हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलिए इसे अपनी खबर से जोड़ते हैं। कहते हैं पुराने साथियों का साथ कभी ना छोड़ो, साथ छोड़ो भी तो नाराज करके ना छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारी छठी पसली का हाल जानते हैं। तरक्की के रास्ते पे जब आपके कदम सरपट पड़ रहे होंगे तो अचानक से कोई पुराना साथी रोड ब्रेकर की मानंद सामने आ जाएगा और आपकी रफ्तार थम जाएगी। लेकिन ये मामला सिर्फ पुरानी नाराजगी का नहीं है, मामला आम लोगों के करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए बताना जरूरी है। दरअसल अप्रूवल के लिए खासे इंतजार के बाद पेटीएम 8 नवंबर को अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। पिछले महीने जब पेटीएम ने आईपीओ के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद कंपनी के को फाउंडर अशोक कुमार सक्सेना भी सेबी के पास पहुंच गए थे इस आईपीओ के लॉन्च को रुकवाने। बाकायदा दिल्ली पुलिस को एक कंप्लेन भी दी थी, मामला कोर्ट पहुंच गया था। सक्सेना ने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्होंने कंपनी में पैसे लगाए थे जिसका रिटर्न उन्हें वापस नहीं मिला। विस्तार से सारी कहानी बताएंगे। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, पेटीएम के आईपीओ के स्टैटिस्टिक्स, इसके फ्यूचर प्लान्स, सब कुछ बताएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ये आईपीओ क्या होता है। देश में हजारों प्राइवेट कंपनियां हैं। अब इन कंपनियों को या तो कोई एक सुपर बॉस चला रहा होता है या कई बार कुछ अलग अलग फर्म्स यानी छोटी कंपनियां या शेयर होल्डर्स मिलकर एक बड़ी कंपनी को चलाते हैं। ऐसे में जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो कंपनी खुद को शेयर बाजार में लिस्ट करवा देती है। इसी लिस्टिंग के प्रोसेस का एक जरूरी और फाइनल स्टेप है आईपीओ। फला कंपनी ने अपना आईपीओ जारी कर दिया, इसका मतलब है कि अब उस कंपनी ने अपने शेयर्स पहली बार आम लोगों और बड़े इन्वेस्टर्स को अलॉट कर दिए हैं। माने अब उस कंपनी का मालिक कोई अकेला सुपर बॉस नहीं है, बल्कि उसके छोटे बड़े सभी शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी उस कंपनी में है। उदाहरण से समझते हैं। आपको पान की एक कहानी सुनाते हैं। माता प्रसाद एक पान की दुकान खोलता है, बनारसी पान भंडार, अपने दम पे। माता प्रसाद को इसमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, तो माता प्रसाद सोचता है क्यों ना लोन लिया जाए और इस पान की दुकान को बढ़ाकर इसे परचून की दुकान में बदल दिया जाए। लेकिन एक दिक्कत है यहाँ, उसे कहीं से लोन मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो आधा अधूरा। कहीं बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है तो कहीं सिक्योरिटी में अपनी पान की दुकान गिरवी रखनी पड़ रही है। माता प्रसाद मन महसूस कर रह जाता है और इस तरह का रिस्की लोन लेने के बजाय वापस पान बेचने में लग जाता है। एक दिन उसके पास पान खाने असलम चचा आते हैं, कहते हैं पान की दुकान तो बहुत अच्छी जगह लगाई है, यहाँ पर परचून की दुकान खोल लो, आधे पैसे मैं दे दूंगा मगर आधा प्रॉफिट भी मेरा। बेशक असलम चचा ने माता प्रसाद के मन की बात छीन ली थी, लेकिन माता प्रसाद नहीं माना और कारण भी वैलिड है, क्योंकि माता प्रसाद ने अपनी दुकान को बहुत मेहनत से स्टैब्लिश किया था। साथ ही उसकी दुकान पहले से ही है जहां से उसे प्रॉफिट मिल रहा है, कम ही सही तो सिर्फ आधे पैसे लगाकर असलम चचा आधी कंपनी यानी कि बनारसी पान भंडार के मालिक बन जाएंगे। लेकिन पिछले सारे पैसों का क्या, उसकी प्राइम लोकेशन का क्या, 2 साल से जो गुडविल कमाई है उसका क्या, ये सब चीजें ध्यान में रखकर तय होता है कि आगे आने वाले रेनोवेशन के सारे पैसे असलम चचा देंगे, लगभग 5 लाख रुपए। और इसके बाद प्रॉफिट लॉस, दुकान के सारे सामान में से 10% हिस्सा उनका रहेगा। अगर दुकान बिकती है तो उसका भी। यूं 5 लाख रुपए में असलम चचा को 10% की हिस्सेदारी मिल जाती है। अब माता प्रसाद 4 ऐसे और लोगों को ढूंढता है, उन्हें भी 5-5 लाख में दुकान की 10-10% हिस्सेदारी दे देता है। यानी माता प्रसाद अपनी दुकान की 50% हिस्सेदारी बेच के 25 लाख कमा लेता है। ये जो 50% हिस्सेदारी माता प्रसाद ने बेची उसे कहते हैं आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। माता प्रसाद तो अपने 50% हिस्से को बेचकर निश्चिंत हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। वही दुकान खोलना, वही रेनोवेशन, वही फायदे का 50%, बाकी 5 लोगों में दे देना। लेकिन बाकी 5 लोग अपने अपने शेयर खरीदने बेचने में लग जाते हैं। जैसे असलम चचा अपने 10% शेयर में से 5% शेयर 4 लाख में बेच देते हैं, इसे कोई 7वां खरीद लेता है। कोई और अपने शेयर नुकसान में बेचता है क्योंकि उस वक्त माता प्रसाद का बिजनेस घाटे में चल रहा होता है। कोई 10 के बदले अपने शेयर 12% कर लेता है। यूं माता प्रसाद के पास तो अपने 50% शेयर हमेशा रहते हैं, लेकिन बाकी के शेयर जो माता प्रसाद ने इनिशियली बेचे थे उनका भी व्यापार होना शुरू हो जाता है। इसे ही ट्रेडिंग कहते हैं। वो देखते हैं ना आप, सेंसेक्स ऊपर गया नीचे गया, ये वही है। अब आपको बताते हैं पेटीएम के आईपीओ और उसकी स्टैटिस्टिक्स यानी माली हालत के बारे में। मोबाइल के लिए टॉप अप करने से शुरू करके पेटीएम मॉल के थ्रू शॉपिंग करवाने तक का सफर पेटीएम ने बहुत कम वक्त में तय किया है। नोटबंदी के बाद पेटीएम तेजी से चर्चा में आया था,
तब से बढ़ता ही गया। इसकी चादर बड़ी होती रही। अब ये डिजिटल पेमेंट कंपनी 8 नवंबर को अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली है। आम लोगों के लिए आईपीओ 8 नवंबर को खुलेगा और 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन लिया जा सकेगा। आईपीओ में 2 चीजें शामिल होंगी। पहला, 8,300 करोड़ के नए इक्विटी शेयर जारी होंगे और दूसरा, मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए 10,000 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS शेयर्स भी जारी होंगे। इन आंकड़ों के हिसाब से 2010 में कोल इंडिया का आईपीओ आने के बाद पेटीएम की आईपीओ पेशकश देश में अब तक की सबसे बड़ी पेशकश होगी। कितनी बड़ी? कुल मिला के $2.4 अरब यानी कि 18,300 करोड़ रुपए की। पेटीएम के आईपीओ की हाइलाइट्स आपको बताएं तो शुरुआती शेयर बिक्री तेजी से हो, इसलिए पेटीएम ने प्री आईपीओ फंडिंग राउंड छोड़ दिया है। पेटीएम को एंट ग्रुप, सॉफ्टबैंक के विजन फंड और बर्कशायर हैथवे की बैकिंग है। बैकिंग मतलब ऐसे समझें कि लगभग 30% हिस्सेदारी के साथ एंट ग्रुप पेटीएम का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। OFS के जरिए पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा 402.65 करोड़ तक के शेयर बेचेंगे, जबकि एंटफिन होल्डिंग्स नेदरलैंड्स 4,704.43 करोड़ तक के अपने शेयर बेचेंगी। पेटीएम को पिछले महीने अपने आईपीओ के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर से मंजूरी मिली थी, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड अपनी मंजूरी पहले ही दे चुका था। पेटीएम ने अपने ऑपरेशन से 2021-22 की पहली तिमाही में रेवेन्यू में 62% की ग्रोथ की है। पिछले साल यानी 2021 में कंपनी ने 4 लाख करोड़ के सकल व्यापारिक मूल्य यानी ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू की रिपोर्ट दी थी। फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले क्वार्टर में पेटीएम की अपनी सारी सर्विसेज से कमाई 689.4 करोड़ की थी। ये पेटीएम की टोटल कमाई का लगभग 77% है। हालांकि पेटीएम की फाइनेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल पहले क्वार्टर में पेटीएम को 2.9 करोड़ का घाटा हुआ था। अब आपको ले चलते हैं उस को फाउंडर वाले विवाद की तरफ। बताते हैं पूरा विवाद क्या था। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक पेटीएम का ये $2.2 अरब का देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ दिक्कतों में है। पेटीएम के एक्स डायरेक्टर अशोक कुमार सक्सेना ने कुछ दिन पहले ही सेबी से इस आईपीओ लॉन्च को रोक देने को कहा था। आरोप ये लगाया था कि वो पेटीएम के को फाउंडर हैं और करीब 2 दशक पहले यानी साल 2001 में उन्होंने पेटीएम में $27,500 का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन इन्हें इसके बदले ना तो शेयर्स में कोई हिस्सेदारी मिली और ना ही प्रॉफिट में। रॉयटर्स के मुताबिक इस केस के लीगल डॉक्यूमेंट्स में पेटीएम का कहना है कि अशोक का दावा और दिल्ली पुलिस को दी गई उनकी शिकायत में पेटीएम पर जो धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं वो सिर्फ कंपनी को हैरेस और परेशान करने की कोशिश भर हैं। हालांकि इस पुलिस केस का जिक्र पेटीएम के जुलाई के आईपीओ प्रोस्पेक्टस में बाकायदा शामिल है। इस पर अशोक सक्सेना का कहना यह था कि उनका इरादा उत्पीड़न का नहीं है और पेटीएम जैसी हाई प्रोफाइल कंपनी को उनके जैसा आम आदमी परेशान कर भी कैसे सकता है। इधर सक्सेना ने आईपीओ को रोकने के लिए सेबी को यह तर्क दिया था कि अगर उनका दावा सही साबित होता है तो इन्वेस्टर्स को अपना पैसा गंवाना पड़ सकता है। शेयर होल्डर एडवाइजरी फर्म इनगवर्न के श्रीराम सुब्रमण्यम ने भी कहा था कि इस टकराव से सेबी की इंक्वायरी वगैरह बढ़ सकती है। आईपीओ को लेकर सेबी पेटीएम से एश्योरेंस मांग सकती है कि लिस्टिंग के बाद आम शेयर होल्डर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में सेबी का फैसला जो भी रहा हो, आईपीओ तो अब शुरू होने को है। हाँ, कानूनी पछड़ा आगे भी पेटीएम के लिए दिक्कतें खड़ी कर सकता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि पेटीएम के इंटरनेशनल इन्वेस्टर वो चाहे चीन का अलीबाबा हो या जापान का सॉफ्टबैंक, पेटीएम के लीगल स्टेटस के बारे में चिंतित जरूर होंगे। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में 2001 का एक डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट? अशोक सक्सेना और पेटीएम के अरबपति सीईओ विजय शेखर शर्मा के बीच साइन किया हुआ सिंगल पेज के इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक सक्सेना को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में 55% इक्विटी की हिस्सेदारी लेनी थी। बाकी हिस्सेदारी विजय शर्मा की थी। बीती 29 जून को पेटीएम ने इस बारे में पुलिस से कहा कि ये सिर्फ एक लेटर ऑफ इंटेंट यानी आशय पत्र था जिस पर कोई अमल नहीं किया गया, ना आगे कोई समझौता हुआ। इसके बाद पेटीएम ने पुलिस को 197 के शेयर होल्डर्स के साथ किया गया एग्रीमेंट लेटर भी दिखाया जिस पे 2 लोगों के साइन थे। सरकारी डेटाबेस में दर्ज पेटीएम के डॉक्यूमेंट्स में ये साफ है कि साल 2000 और
2004 के बीच अशोक सक्सेना कंपनी के को डायरेक्टर थे और इस बात से पेटीएम भी अग्री करता है कि अशोक कंपनी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के शुरुआती डायरेक्टर्स में से थे और उन्होंने कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन में भी रोल अदा किया था, लेकिन बाद में कंपनी के साथ उनके इंटरेस्ट खत्म होने लगे। ये बात तो पेटीएम कहता है। सक्सेना ने जो इन्वेस्टमेंट 197 में किया था उस पर पेटीएम आगे कहता है कि उसने 2003-2004 के आसपास सक्सेना के शेयर्स को एक इंडियन फर्म को ट्रांसफर कर दिया था, वो फर्म जिससे सक्सेना बाद में जुड़ गए थे। हालांकि सक्सेना का कहना है कि उन्हें ना ही कोई शेयर्स मिले और ना ही वो ऐसी किसी फर्म से जुड़े थे। रॉयटर्स के मुताबिक ये पूछे जाने पर कि वो इतने सालों तक चुप क्यों रहे, सक्सेना का जवाब था कि उनके परिवार में कुछ मेडिकल कंडीशंस थी और उन्होंने केस से रिलेटेड कागजात खो दिए थे जो उन्हें पिछली गर्मियों में वापस मिल गए। सक्सेना आगे कहते हैं, शेयर और पैसा एक अलग चीज है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मैं एज अ को फाउंडर पहचाना जाऊं। इट इज अ मैटर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब सवाल ये कि क्या पेटीएम का आईपीओ एक फ्रॉड है? दरअसल ये सवाल उठाना हमारा काम नहीं है, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब सेबी ने इसे मंजूरी दे दी है। आईपीओ की लिस्टिंग के लिए मंजूरी मिलना आसान नहीं होता। कभी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो उस स्कूल या कॉलेज का एक प्रोस्पेक्टस मिलता है। इस प्रोस्पेक्टस में उस संस्थान की सारी डिटेल होती है, फीस से लेके बिल्डिंग तक, बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं की भी पूरी जानकारी इसमें होती है। इसी तरह जब कोई कंपनी अपने आईपीओ के लिए अप्लाई करती है तो उसे SEC यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को अपना एक प्रोस्पेक्टस देना होता है। नाम होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें आईपीओ के शेयर से लेके कंपनी के बिजनेस तक की सारी इंफॉर्मेशन होती है, बाकायदा पूरी डिटेल के साथ। इसे कंपनी का फाइनेंस से जुड़ा हुआ पूरा कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं। इसी प्रोस्पेक्टस के जरिए कंपनी सरकार की सारी शर्तें और नियम मंजूर करती है और अब चूंकि पेटीएम के आईपीओ को मंजूरी मिल ही गई है तो जाहिर है सेबी ने सारी चीजें चेक कर ही ली होंगी। ऐसे में इस आईपीओ को फ्रॉड तो कहा ही नहीं जा सकता। अब दूसरी बात आती है को फाउंडर अशोक सक्सेना के आरोप की। सक्सेना का कहना है कि इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स के पैसे डूब जाएंगे अगर मेरी बात सच निकली तो। सक्सेना के इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने वाली बात का ये मतलब है कि उनके आरोप सही साबित होने के बाद पेटीएम दिक्कतों में आ जाएगा। जहां तक दिक्कत की बात है, मानी भी जा सकती है। आजकल कंपनियों के एक ऐड पर बवाल कट जाता है, लोग बॉयकॉट के नारे लगाने लगते हैं, कंपनियों के शेयर प्राइस तक गिर जाते हैं। ऐसे में पेटीएम अगर आगे भी कानूनी पछड़े में पड़ता है तो दिक्कतें आना लाजिम है। दूसरी दिक्कत एक ये भी है कि पेटीएम इस वक्त अपनी अलग अलग सर्विसेज में बहुत अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा। 2016 में 8 नवंबर की नोटबंदी वाला मोदी जी का भाषण तो आपको याद ही होगा। लोगों के लिए पेमेंट की दिक्कत खड़ी हो गई थी। पेटीएम ने इस दिक्कत को भांप लिया और इसे दूर करने की ठान ली। ऐड चलने लगे, पेटीएम करो। इस नई चीज यानी पेटीएम की चल निकली, बिजनेस तेजी से बढ़ता गया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद मार्केट में एक और नई चीज आ गई, मोदी जी का वो दूसरा भाषण भी आपने सुना होगा शायद, भीम ऐप लॉन्च वाला। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को गूगल ने उठा लिया और बना दिया गूगल पे। इसी तरह का एक और ऑनलाइन पेमेंट मेथड आया, इसे भी आप जानते ही हैं, फोन पे। पेटीएम वॉलेट इन सबसे अलग था और कमजोर भी। कमजोरी ये कि गूगल पे, फोन पे वगैरह यूपीआई पर काम करते थे, पैसा सीधे बैंक खाते से कटता था और खाते में ही आता था, कोई फीस भी नहीं। जबकि पेटीएम से पेमेंट करने के लिए पैसे को पहले बैंक अकाउंट से वॉलेट में ट्रांसफर करना होता था, फिर पेमेंट करना होता था। हर बार ऐसा करना झंझटी काम तो था ही। इस काम के लिए पेटीएम 2 से 5% तक चार्ज भी लेता था। बस इसी दिक्कत की वजह से पेटीएम कमजोर होता चला गया। हालांकि मार्केट शेयर जब गिरने लगा तो पेटीएम ने बिजनेस डाइवर्सिफाई करने की भी सोची। पेटीएम मॉल से लोगों को शॉपिंग कराना शुरू कर दिया, फास्टैग, ई टिकटिंग वगैरह करना शुरू कर दिया। गूगल पे की तरह यूपीआई भी ले आया, लेकिन दोनों चीजें कामयाब नहीं हुई क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। ना तो गूगल पे और फोन पे के यूजर वापस पेटीएम पर आए और ना ही दूसरे बिजनेसेस से कंपनी को ग्रोथ मिली। ई टिकटिंग के लिए मेक माई ट्रिप जैसी 20 साल पुरानी कंपनी से टक्कर थी और शॉपिंग के लिए तो आप जानते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजॉन किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं। ऐसे में देश के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स से पैसा लेकर पेटीएम लिक्विडिटी भले ही मेंटेन कर ले, लेकिन बिजनेस ग्रोथ के बारे में से जरूर सोचना होगा। अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं होगी तो क्या कमाएगा और इन्वेस्टर्स को क्या कमा के देगा। अब आपको यह भी बता देते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फाइनेंस टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने में सावधानी रखनी चाहिए। कंपनी की ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस पर भी गौर करें तो बेहतर है। क्योंकि सरकारी बैंक भी अब डिजिटल मोड में काम कर रही हैं, ऐसे में प्राइवेट फिनटेक कंपनीज के फ्यूचर पे भी ध्यान देना जरूरी है। पेटीएम हो या किसी भी और कंपनी का आईपीओ, यहाँ भी इन्वेस्ट करने के लिए शेयर ट्रेडिंग के तरीके आना जरूरी है। एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए जिसके जरिए आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
शुरू में हमने आपसे कहा था कि पुराने दोस्तों से नाराजगी ठीक नहीं होती। ऐसे में पेटीएम का आईपीओ तो लॉन्च हो ही रहा है, लेकिन को फाउंडर रहे अशोक सक्सेना और पेटीएम के बीच का विवाद लॉन्च के बाद आगे आईपीओ पर क्या इफेक्ट डालता है, ये देखने वाली बात होगी। और आखिर में डिस्क्लेमर के तौर पर हम वही लाइन दोहराए देते हैं शेयर मार्केट के बारे में जो आपने अक्सर सुनी होगी, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शिवेंद्र। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।